ट्रान्सपरन्सी मेंटेन करा. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कंपनी इज ऑल अबाव अस. तर कंपनीच्या हिताचं तुम्ही जर बोलणार असाल तर सगळ्यांना ते पटेल, भले ते त्यांच्या अगेन्स्ट असेल. कारण स्वतःचा तुम्ही त्याच्यामध्ये फायदा काही बघत नाहीयेत, कंपनीचा फायदा बघताय. हे जर ध्येय लक्षात ठेवलं तर ऑल पार्टनरशिप बरोबर. अदरवाईज भावाभावांची पण पार्टनरशिप टिकत नाही. आपल्याकडे उदाहरण आहे, मी अंबानींबद्दल बोलतोय. नाही, पण ती कधी कधी ना ती हेल्दी डिस्कशन हिटेड डिस्कशन मध्ये कधी जातात कळत नाही. होऊ शकतात. यू नीड टू द पर्सन हु इज मॅनेजिंग द शो शुड टेक ब्रेक ॲट दॅट पर्टिक्युलर टाइम. कुठे थांबलं पाहिजे आणि कुठे कुठचे डिस्कशन संपवली पाहिजे हे त्याला कळलं पाहिजे. आणि त्यांनी मग त्यावेळेस सांगायचं, चला लेट्स हॅव अ ब्रेक फॉर अ टी, ओके लेट्स गो फॉर अ स्नॅक्स. ओके, मी दारू पित नाही म्हणून, पण द बेस्ट थिंग इज लेट्स गो फॉर अ ड्रिंक. ओके, पण तो जास्त फायदेशीर ठरतो, तो खूप फायदेशीर ठरतो. कारण तो ब्रेक असतो तो परत तुम्हाला ॲज अ फ्रेंड परत जवळ आणत असतो. आणि मग तो परत तुम्ही तुमचं विचारसरणीवरती जे काही डिस्कशन आहे ते चालू ठेवा. बट इट्स ऑलवेज हेल्दी टू हॅव अ हिटेड डिस्कशन, अ डिफरन्स ऑफ ओपिनियन. कारण त्याच्यामुळे तुम्हाला वेगळ्या प्रकारचा व्ह्यू मिळतो. पण आपल्याकडे एक असतं की मी सांगतो तेच खरं आणि दुसरा सांगतो ते त्याला काय समजत नाही रे, तो येडा आहे. ही जी भावना आहे ना, ती ज्यावेळेस आपली निघून जाते ना, त्यावेळेस लोक तुम्हाला खूप मोठं मानतात. आता आम्ही चौघही इक्वल पार्टनर आहोत, सगळ्यांकडे 25% शेअर होल्डिंग आहे. आता मला शेअर होल्डिंग वगैरे कळतं, तर आता पैसे आले ना त्याच्यामुळे कळतं. नाही, असं नाही. पैसे आले म्हणून नेक्स्ट लेवलला असं आहे की असा कधी प्रसंग आला की ऍक्च्युली क्रायसिस झाला की ठीक आहे, हिटेड आर्ग्युमेंट झालं सगळ्यांनी, हे सगळं आपल्याला माहिती आहे. पण तरी पण असा कधी प्रसंग आला का की एकदम क्रायसिसला पोहोचलात आणि मग हाऊ डिड यू मॅनेज दॅट टू कम आउट ऑफ इट? उत्तम उदाहरण मी तुम्हाला सांगतो. आमच्या 3 वर्षापूर्वी आमच्या कंपनीमध्ये झालं होतं. आम्ही हैदराबादला नवीन ब्रांच चालू केली होती आणि हैदराबादमध्ये धंदा IT हब म्हणून मानलं जायचं. बँगलोर, हैदराबाद इज अ बिग IT हब. त्यामुळे आम्हाला वाटलं होतं तिथून खूप चांगला बिझनेस येईल. आम्ही सुरुवात केली बिझनेसमध्ये आणि एक डायरेक्टर फक्त त्याच्यासाठी, ही सपोज टू लुक आफ्टर दॅट बिझनेस. त्यांनी 6 महिन्यात 3 कोटीचा बिझनेस केला आणि वी आर व्हेरी हॅपी. नवीन ब्रांच, 3 कोटीचा बिझनेस, तिकडचा ब्रांच मॅनेजर कोण आहे काय आहे, म्हटलं एवढं चांगला बिझनेस करतोय. एका डायरेक्टरचं थोडंसं, म्हणजे जो डायरेक्टर सपोज टू हँडल दॅट ब्रांच, थोडंसं दुर्दैवाने त्याचं दुर्लक्ष झालं होतं की हा माणूस कुठे विकतोय हे मटेरियल हे त्यांनी बघितलं नव्हतं. फक्त परचेस ऑर्डर्स बघितल्या होत्या, परचेस प्राइस बघितली होती, सेल्स प्राइस बघितली, जे नॉर्मल अकाउंटिंगवरती आपल्याला दिसतं कम्प्युटरवरती, तेवढंच बघितलं गेलं होतं. रियालिटी काय आहे ते माहीत नव्हतं. आणि ज्यावेळेस रिकव्हरीसाठी आम्हाला वेळ लागला की बाबा हे पैसे येत का नाही येत, प्रत्येक वेळेस काही ना काहीतरी कारणं देत गेली की नाही सर तो आउट ऑफ स्टेशन आहे, आउट ऑफ इंडिया आहे, हे आहे ते आहे, चेक संपलेत. नॉर्मल जी कारणं आपल्याला सगळे कस्टमर्स जी देतात ते सगळी कारणं आम्हाला मिळाली असतील. म्हणजे त्यावेळेस मी बरीच कारणं शिकलो की ज्याच्यामुळे चेक येऊ शकत नाही. अशीच कारणं 3 ते 4 महिने झाली. आणि ज्यावेळेस 3 कोटी येत नाहीत त्यावेळेस एकच डायरेक्टर नाही, सगळे 4ही डायरेक्टर उभे राहतात की बाबा काय चाललंय. त्यावेळेस मोठे आर्ग्युमेंट झाले आमचे की बाबा तू डायरेक्टर तू करत काय होतास, तू का नाही एवढे दिवस बघितले, असं झालं त्यावेळेस. ओके की बाबा हे 3 कोटी आता कसे येणार. आणि नंतर आम्हाला कळलं की त्यांनी जे दाखवलेले सगळे जे POs होते ते सगळे खोटे होते. हो, म्हणजे तशा कस्टमरकडे ते मटेरियल गेलंच नाहीये, त्यामुळे पैसे त्यांच्याकडून येण्याचा संबंधच येत नाही. मटेरियल गेलं कुठे हे तो सांगायला तयार नाही. तो म्हणाला माझ्याकडे काही नाहीये, तुम्ही मला पोलीस स्टेशनमध्ये न्या, कुठेही न्या, माझ्याकडे पैसे नाहीये. म्हटलं ते मटेरियल गेलं कुठे, तो सांगण्यासाठी काहीच तयार नाही. 3 कोटी रुपयाचा सवाल होता आणि एवढी मोठी रक्कम म्हणजे नक्कीच त्या माणसाला आम्ही, म्हणजे जो डायरेक्टर वॉज सपोज टू लुक आफ्टर, तो गनफायर वरती होता. म्हणजे त्यातलं तर दिवस रात्र खरंच त्याला म्हणजे कसं जायचं, म्हणजे त्याची बायको आजही आम्हाला सांगते की त्यावेळेस तुम्ही जो त्या लोकांना जो सपोर्ट दिलात त्यांना, आमचे 3 कोटी डुबले. व्हेरी फ्रँकली 3 कोटी आम्हाला रिकवर करता आले नाहीत. पण आजही तो डायरेक्टर आमच्या सोबत आहे
आणि तो उंच मानेने येऊन सांगतो की बॉस की आज ही जी पार्टनरशिप आहे ती ॲक्च्युली पैशासाठी नाही आहे, मैत्री म्हणा किंवा स्किल्स आमचे सगळ्यांचे एकमेकांबरोबर मॅच झाले त्याच्यासाठी आहे. क्या बात है, क्या बात है, वेल सेड। भावेश भाई, यहाँ पे काफी सारे लोग बैठे हैं जो प्रोप्राइटरशिप में भी बिजनेस करते हैं, जी ये अभी पार्टनरशिप में बिजनेस करते जी। हैं, या मेरे जैसा आदमी, हमको आदत हो गया है कि कोई भी चीज रहेगा, कोई भी डिसीजन लेने का है तो एक दूसरे के साथ डिस्कस करो, बाद में ही डिसीजन लो। तो अभी हमको कोई बोलेगा अकेला बिजनेस करो तो नहीं जमेगा, जी तो आप कैसे मैनेज करते हो ये सब, डिसीजन मेकिंग कैसे करते हो आप? सर, इसीलिए मेरा कंपनी का स्लोगन है नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं पहले काम कर लेता हूँ, बाद में सोचता हूँ क्या करना है। तो मेरा मेरा सोचना ये है कि ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, पहले स्टार्ट कर लो और फिर 80% काम खत्म होता है, 20% पेंडिंग रहता है जो प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर पहले से ही हम लोग प्लानिंग करके सोचेंगे ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। कहाँ ना कहाँ अपने को प्रॉब्लम्स दिखेगा, पैसे का प्रॉब्लम दिखेगा, स्टाफ का प्रॉब्लम दिखेगा, ये सब प्रॉब्लम्स दिखते हैं। लेकिन गोल्स वगैरह तो आप भी बनाते होंगे। जी, हम खाली हमारा गोल्स के साथ काम नहीं करते, हम लोग स्टाफ का भी विजन पूछते हैं ओके। कि अगर आप कंपनी में हो, आज आपकी सैलरी 20,000 है, आपको 5 साल के बाद ग्रेजुएट्स में कितने सैलरी मिलेगी तो आप खुश रहोगे? तो वो बोलेगा 20 नहीं, मुझे 50 चाहिए। तो 50 आप अगर जहाँ पे जॉब करते हो उसमें 50 होना मुश्किल है। आपको आपका प्रोफाइल चेंज करना पड़ेगा। आप ये काम करते हो तो आपको ये काम करना पड़ेगा, तो वो काम अगर करोगे तो आप ये सैलरी तक पहुंच सकते हो। तो हम लोग हमारे विजन के साथ, स्टाफ के विजन के साथ भी चलते हैं कि आपको कहाँ पे जाना है, तो वो वर्क करता है, स्टाफ जुड़े रहते हैं अपने साथ। अच्छा, और वो जो सवाल था पार्टनरशिप वाला, तो आपको कभी किसी के साथ कुछ बात करनी है, कभी कभी ऐसा लगता है ना, मेरे जैसा कोई आदमी चाहिए कि जिसके साथ कुछ शेयर कर जी, सके, कभी कभी प्रेशर रहता है, टेंशन रहता है, तो आप क्या कर लेते हो? मैं ज़्यादा टेंशन लेता हूँ। ज्यादा टेंशन? ज़्यादा टेंशन लेता हूँ क्योंकि मैंने एक चीज़ सीखा है कि टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है, टेंशन के रास्ते ढूंढने चाहिए। क्या बात है। टेंशन लेने से नहीं होता है। जैसे सर ने बोला अभी रिसेशन की बात की, उस पर मैं एक स्टोरी बोलना चाहूँगा सर। एक कबूतर होता है, गरुड़ उसको खाने के लिए जाता है, तो वो भाग के जाता है राजा के पास। राजा को बोलता है मुझे बचाइए, तो राजा बोलता है, गरुड़ को बोलता है तू इसको मत खा, तू और कोई कबूतर खा। गरुड़ बोलता है और कोई कबूतर क्यों मरे, ये क्यों नहीं? तो राजा बोलता है ठीक है, इसको बचा, आप एक चूहे को खा लो। बोला चूहा क्यों मरे, ये कबूतर क्यों नहीं? राजा लास्ट में पक जाता है, बोलता है यार मेरे को खा ले। वो बोलता है यार आप 1 दिन चलोगे, 2 दिन चलोगे, उसके बाद तो ये मरना है, तो आज क्यों नहीं? तो दिस इज धर्म संकट। रिसेशन में सैलरी कम करना है स्टाफ का या आदमी कम करना है, दिस इज धर्म संकट। तो धर्म संकट में वो डिसीजन पे काम करना इट्स अ वेरी हार्ड टास्क, क्योंकि मैंने रिसेशन में डाउनफॉल भी देखा है, मैंने बहुत सारे डाउनफॉल देखे हैं, मैंने 15-20 करोड़ रुपये लॉसेस भी किए हैं, लेकिन वो टाइम पे अपना जो माइंड है वो अपसेट नहीं करना है, ज़्यादा काम करना है और ज़्यादा प्रॉब्लम से बैठना है, दैट्स ऑल। लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम पे बाहर कैसे आए? जैसे 2002 में कुछ रीजन से रेलवे ने मुझे ब्लैक लिस्टेड किया था, तो मेरा टोटली बिजनेस जीरो हो गया, कोर्ट केस हो गया, सब कुछ हो गया। तो मैंने ये सोचा कि ब्लैक लिस्टेड किया क्यों, प्रॉब्लम किधर था, मैं वो प्रॉब्लम पे बैठा। फिर वहां से मैंने धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व करने चालू किए। तो 2002 से 2005 में टोटली जीरो था, टोटली कोर्ट केस। मैंने आज की तारीख में सब कोर्ट केस देख लिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट से लेके ये से लेके सब। तो वो टाइम पे मुझे ये देखना है कि बिजनेस कैसे इसमें से प्रॉब्लम से बाहर निकाला जाए और एक्स्ट्रा इनकम कहाँ से जनरेट किया जाए। दिट इज द हार्ड टास्क कि वो टाइम पे माइंड सेटअप ठीक करना है, इरिटेट नहीं होना है, सबको जवाब देना है, उसमें से प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। मतलब मेंटली खूब स्टेबल रहना बहुत चाहिए, स्टेबल होना वो भी जरूरी है, बहुत जरूरी है जैसा एक प्लेयर रहता है, जी। वो बोले कितना भी प्रेशर रहेगा लेकिन वो डाउन टू अर्थ रह के ग्राउंड पे डटे रह के खेलना है, वो हिसाब से एक बिजनेसमैन को भी वही करना वही चाहिए। करना चाहिए। और ये खाली बोलने से या मेरे बोलने से नहीं आएगा, इसके लिए ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। आपको कंटिन्यूस ट्रेनिंग लेना चाहिए, मोटिवेशनल ट्रेनिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग,
सब ट्रेनिंग स्किल लेनी चाहिए। मैं भी ट्रेनिंग स्किल लेके आया हूँ, मुझे नहीं मालूम था बिजनेस कैसे करना है, क्योंकि 12 तीन बार फेल होने वाले को क्या मालूम रहेगा। तो बिजनेस कैसे करना है ये मुझे नॉलेज ही नहीं है, तो मैंने वो ट्रेनिंग से सीखा है और आज भी मैं ट्रेनिंग लेता हूँ। मैं शिव खेरा, जितने भी बड़े मोटिवेशनल ट्रेनर है सबके ट्रेनिंग ले चुका हूँ और मैं और भी लेता हूँ। तो मेरे ख्याल से बिजनेसमैन को ऑलवेज ट्रेनिंग लेना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि मैं अभी बहुत ज़्यादा सीख चुका हूँ, मुझे अभी सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये साइड पे रख लेना चाहिए और कंटिन्यूस ट्रेनिंग लेना चाहिए। फॅन्टॅस्टिक. तुम्ही काय करता ट्रेनिंगसाठी स्वतःला अपग्रेड करत राहण्यासाठी? आमच्याकडे खूप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होतात. आमच्याकडे HR डिपार्टमेंटचं कामच एवढं आहे की जे 950 लोक आहेत त्या सगळ्यांना अपडेट करत राहणं. टेक्निकली एक गोष्ट असते, पण मेंटली तुम्ही ट्रेनिंग करता तुमच्या स्वतःसाठी? माझ्यासाठी 4 ट्रेनिंग्स मस्ट आहेत. 8 डेज इन अ इयर. जर नाही तर माझा इन्सेंटिव्ह फॅक्टर जो आहे, माझा स्वतःचा इन्सेंटिव्ह फॅक्टर गेट्स अफेक्टेड. आमच्याकडे पिऊन ते प्रेसिडेंट म्हणजे मी सगळ्यांना इन्सेंटिव्ह आहे ट्रेनिंग करण्यासाठी, ट्रेनिंग घेण्यासाठी. आणि तो स्वतःचा डेव्हलपमेंटल साठी असतो तो, पण तो इंटर्न ऑर्गनायझेशनला उपयोगी पडतो. आमच्या ऑफिसमध्ये जर कुणी आलं असाल तर तुम्ही बघाल की तुम्ही आलात ह्याची नोंद मला पहिली दिली गेली की नाही जात. पहिल्यांदा तुम्हाला कम्फर्टेबल केलं जातं, तुम्हाला कॅबिनमध्ये बसवलं जातं, चहा कॉफी विचारली जाते. तुम्ही एकदा कम्फर्टेबल झालात की मग मला इन्फॉर्म केलं जातं. कारण मी समजा काही दुसऱ्या कामात असेल, आय मे टेक 15 minutes टू कम आउट अँड मीट द गेस्ट विच इज, बट दॅट पर्सन शुड फील कम्फर्टेबल. ही शुड नॉट फील की आय एम बीन वेटिंग अँड दिस पर्सन इज नॉट बॉदर्ड. आपण आपल्या कामात असतो, त्याला टाइम दिलेला असतो, पण आपल्याला माहिती आहे आपलं इंडियन वेळापत्रक थोडंसं पुढे मागे चालू असतं. त्यामुळे आपण आपल्या कामात ते चालू असतं ते. आणि तिथे माणूस बाहेर थांबलेला आहे, 10 मिनिटं झाली, 15 मिनिटं झाली, जर तो कम्फर्टेबल नाही झाला तर तो आपल्याबद्दलच्या ज्या भावना असतात, आपल्याबद्दलची जी इमेज असते ती वेगळी करतो तो. त्यामुळे पिऊनला पण ते ट्रेनिंग दिलं जातं आणि ते HR डिपार्टमेंट करतं. भाई भाई, ये तो IT में है तो इनको तो खुद को अपग्रेड करना पड़ता है जी, तो आप क्या टाइप के ट्रेनिंग्स लेते हैं? जैसे मोटिवेशनल ट्रेनिंग हो गया, लीडरशिप ट्रेनिंग हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, बार्गेनिंग स्किल हो गया, बहुत सारी ट्रेनिंग्स है और सबका अलग अलग जूस निकलता है। जैसे फ्रूट बहुत सारे हैं लेकिन सबके टेस्ट अलग अलग है। तो ट्रेनिंग लीडरशिप पे सर कुछ अलग बोल सकते हैं, आप कुछ अलग बोल सकते हो, सर कुछ अलग बोल सकते हैं। तो ट्रेनिंग हम लोग ने लीडरशिप का एक लिया है तो हम लोग सोचते हैं चलो लीडरशिप तो हो गया, खत्म हो गया, लेकिन सबका जूस अलग अलग है, हर एक आदमी अलग अलग जूस देता है। तो आई थिंक सो कंटिन्यूस ट्रेनिंग लेते रहना चाहिए। ट्रेनिंग के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, अगेन बोर नहीं होना प्लीज़, एग्जांपल देने का आदत है मुझे। तो जैसे हम लोग खेत में खेती उगाते हैं और अगर वो फसल को नहीं काटते हैं तो उसका हालत सड़ जाता है। तो ट्रेनिंग ऐसी चीज़ है, उगाओ काटो नया उगाओ, काटो नया उगाओ। क्या बात है। कंटिन्यूस अगर वही खेती पड़ी रहेगी, वो वही नॉलेज पड़ा रहेगा तो सड़ जाता है। तो ट्रेनिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है जो आपको कंटिन्यूस लेते रहना चाहिए। तो आप कितने महीने में ट्रेनिंग लेते हो? मैं साल में कम से कम 10 से 15 लाख रुपए ट्रेनिंग में डालता हूँ। कम से कम 10 से 15 लाख रुपया। तो आपने जो एजुकेशन छोड़ दिया था वो अभी इधर डाल रहे हो? हाँ, पैसा? अभी चॉइस नहीं है मेरे पास। वो डोनेशन विनेशन डालने का देने का रह गया इनका। क्योंकि इसमें सर आपने जो बोला कि ज्यादा करके यहाँ पे बिजनेसमैन है वो बोलते हैं कि मैं घर पे पैसा कितना लेके जाऊँ। हाँ, ये नहीं सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि वो पैसा नहीं लेके जाना है, वो ट्रेनिंग में डालना है। क्या बात है, क्या बात है। तो वो स्किल आगे बढ़ेगा, वो ग्रोथ कर पाएगा। जो बोलेगा कि मैं बैंक बैलेंस बढ़ाऊं वो ग्रोथ नहीं हो सकता है। क्या बात है। सो ट्रेनिंग इज अ इन्वेस्टमेंट। हाँ, इन्वेस्टमेंट एंड नेसेसिटी एंड नेसेसिटी फॉर द बिजनेस। क्या बात है, क्या बात। मेरे को आपको दोनों में एक कॉमन फैक्टर जो नजर आता है ना, आप दोनों भी बोथ ऑफ यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड। जी तो मिडिल क्लास के जो वैल्यूज होते हैं जी, उसका काफी फायदा होता है बिजनेस में? नहीं होता है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में सबसे ज़्यादा क्या होता है, जब भी आप घर पे जाते हो, मम्मी हो या डैड हो या कोई भी हो, कि मैं बिजनेस में ये रिस्क लेना चाहता हूँ, तो सबसे पहले बोलते हैं नहीं, क्योंकि वो रिस्क लेने से डरते हैं, डराते हैं, क्योंकि उनको मालूम, वो अपना सिक्योरिटी देखते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं है कि वो आप बच्चे को डरा रहे हैं। आज आप बच्चे को, मैंने देखा है बहुत सारे
पेरेंट्स को कि अगर वो 20,000 सैलरी में 8 आवर्स जॉब करता है, अगर वो 10 आवर्स जॉब करता है, तो माँ बाप ही पेरेंट्स ही बोलते हैं यार इतना जॉब क्यों कर रहा है 20,000 के लिए। और एक एज के बाद वो बोलते हैं कि मेरा बच्चा आगे नहीं बढ़ा। अरे लेकिन काम तो आपने ही रुकवाया। तो जो पेरेंट्स है उसको समझने की ज़रूरत है कि काम के लिए मत रोको बच्चे को। अगर वो 20,000 कमा रहा है, 10,000 कमा रहा है, पैसा अहमियत नहीं है, वो जो काम कर रहा है, जितने घंटे कर रहा है, वो अहमियत है। लेकिन यहाँ पे कोई समझने को तैयार नहीं है वो। पेरेंट इज़ वेरी डेंजरस पार्ट इन द बिजनेस। बहुत कम पेरेंट्स है, मैंने आज तक एक भी पेरेंट्स ऐसा नहीं देखा है कि जो अपने बच्चे को एक ग्रोथ के बाद बोले ये बेटा ये पैसा ले और जाके बिजनेस कर, टूटेगा पैसा तो मैं बैठा हूँ। उसके जगह पे अगर पेरेंट्स से पैसा मांगा तो बोलेगा ये लाख का 12,000 नहीं करना। सबसे पहले डरा देते कि लाख का 12,000 नहीं करना। तो ये पहले ही आपने डरा दिया बच्चे को कि पैसा टूटने वाला है, तो कहाँ से ग्रोथ करेगा वो बच्चा। तो आप पेरेंट बनोगे तभी? मैं तो पहले ही पैसा दूंगा, 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ दूंगा, क्योंकि जब तक वो तोड़ेगा नहीं पैसा तब तक सीखेगा कैसे बनाना। क्या बात है, वेरी गुड। तो वो सीखना बहुत जरूरी है। आय हॅव अ स्लाइट डिफरंट ओपिनियन. सॉरी, No issue, no issue, no issue. दिस माझं स्वतःचं वैयक्तिक मत आहे. आपली मुळं कुठेतरी जुळलेली असतात मध्यमवर्गीय लोकांबरोबर, किंवा त्याच्यातनं आपण पुढे आलेलो असतो. मुळं आपण अशी उखडून फेकू शकत नाही. ओके, त्याच्याशी आपण राहतोच, निगडीत राहतो आणि एकमेकांजवळ व्हेरी क्लोजली मॉनिटर करतो. छोटंसं उदाहरण देतो. कधी बघा तुम्ही 2 गोष्टी करत असतात. जर तुम्हाला प्रॉफिट वाढवायचं असेल तर 2च गोष्टी करू शकतात, की तुमचे एक्सपेन्सेस कमी करा किंवा तुमचा सेल्स वाढवा. या 2च गोष्टी करू शकाल तुम्ही की जेणेकरून तुमचा प्रॉफिट वाढेल. मध्यमवर्गीय माणूस काय करतो, तो खर्च कमी करतो एक्सपेन्स कमी करतो. आणि आपण पहिलं ते बघतो. आणि त्याच्यावरून मला एकाने गोष्ट सांगितली होती की एक वडापावची गाडी असते आणि त्याचा जो ओनर असतो म्हातारा माणूस असतो. एक वडापावची गाडी, त्याच्यात त्याला बराच प्रॉफिट होतो, दुसरी टाकतो, तिसरी टाकतो, असे 10 टाकतो. आपल्या मुलाला त्याच्यातनं शिकवतो, MBA करतो. मुलगा US UK वर जाऊन MBA ची डिग्री घेऊन येतो आणि म्हणतो हे डॅड हे 10 गाड्या कशाला पाहिजेत. म्हणतो का रे बेटा. म्हणतो की तुम्ही पेपर वगैरे वाचत नाही, मीडियामध्ये काय देतंय, तुम्हाला माहिती आहे इकॉनॉमी किती डाऊन आहे, तुम्ही किती खर्च वाढवून ठेवलाय. 10 गाड्यांवरती 4 माणसं, म्हणजे 40 माणसांचा तुम्ही खर्च करताय. टिपिकल मध्यमवर्गीय माणूस, MBA झालेला आहे. तो काय विचार करतो, बाप म्हणतो अरे हा MBA होऊन आला, US UK वरून आला, काय म्हणतो त्यात काहीतरी तथ्य असेल, खरंच रिसेशनचा जमाना आहे, आपण 40 लोक ठेवल्यात, पण त्या 10 गाड्यांमधून त्याला प्रॉफिट होत असतो. प्रत्येक गाडी त्याला प्रॉफिटेबल आहे हे तो विचार करत नाही. खर्च वाढलाय म्हणून तो काय करतो, एक गाडी बंद करत येतो आणि जसा होता तसा परत राहतो. डॅडला मुलगा सांगतो बघा डॅड मी तुमचा किती खर्च वाचवला. पण ऍक्च्युली तो विचार हा नाही करत की त्याचा सेल्स कमी झाला, त्याच्यामुळे त्याचं ओव्हरऑल प्रॉफिट कमी झालेला आहे. आज आपण मध्यमवर्ग माणसांनी थोडासा पुढे जाऊन विचार केला पाहिजे. आपली मुळं आपण तोडू शकत नाही. अजूनही मी सांगतो की खर्चावरती आपलं कंट्रोल असलाच पाहिजे आणि ठेवावा असतो, त्यात काय वाईट नाही. ओके, पण सोबत आपण त्याच्यातनं दुसरं काय करू शकतो की आपण ह्याच्यातनं सेल कसं करू शकतो, जास्त आणखीन पुढे कुठे भरधाव वेगाने आपण जास्त काही करू शकतो का, ह्याच्याकडे जर विचार केला तर आपण जास्त प्रॉफिटेबल ठरतो. आणि तोच सक्सेस आमच्या कंपनीने गेली 22 वर्ष करत आलेलो. आम्ही नवीन प्रयोग करत गेलो. काही सक्सेसफुल झाले, काही अनसक्सेसफुल पण झाले. आमच्याकडे बरेच अनसक्सेसफुल पण प्रयोग आहेत. आणि मी अभिमानाने सांगतो की 100 जर तुम्ही निर्णय घेणार असाल तर 80 निर्णय जर तुमचे बरोबर असतील आणि 20 निर्णय जरी चुकीचे असतील तरी थांबू नका. यू आर डुईंग अ गुड जॉब. प्लीज कंटिन्यू टू टेक दोज डिसिजन. पण फेन्सवरती बसू नका. डोंट सिट ऑन द फेन्स. टेक द डिसिजन, मूव्ह अहेड. आणि थोडीशी डेअरिंग करत जा. माझं म्हणणं असं आहे की 20 मिस्टेक कशाला, 100 मिस्टेक झाली तरी थांबू नका. तरी थांबू नका, क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस आहे. तुम्ही डायस खेळता तर 6 एका वेळीत नाही येत. कोणाला एका वेळीत भेटतं, कोणाला 10 वेळेला टाकला त्यानंतर 6 भेटतात. बिजनेस तसा है. नहीं, लेकिन भावेश भाई कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि ऐसा आपने डिसीजन लिया, गलत हो गया और उससे पूरे बिजनेस से ही आप उठ गए? सर ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ थोड़ा है. शेयर करिए ना आपका जी, जरूर. एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस लिया हाँ, आपने. मैं 2008 में जब रिसेशन आया
तभी मेरे पास टोटल 10 ऑफिसेस थे जो मैंने रेंट पे दिए थे इनकम करने के लिए। लेकिन जब भी रिसेशन आया तभी सडनली एडवर्टाइजिंग पे कॉस्ट कटिंग आता है सबसे पहले, तो वो टाइम पे भी कॉस्ट कटिंग आया। तो मेरा 5000 स्क्वायर फीट का ऑफिस था जो मुझे 2 महीने के अंदर ही बेचना पड़ा। तो मैंने वो डिसीजन वो टाइम पे मुझे ज़रूरी लगा, मैंने लिया। तो यहाँ पे चीज़ ये है कि कंटिन्यूस जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था, मैंने जब भी मेरे फाइनेंस कंसल्टेंट को पूछा कि ये प्रॉब्लम क्यों आया, मैंने अपॉइंट किया कि भाई ये प्रॉब्लम क्यों आया, तो उसने बोला कि जो रिटायरमेंट टाइम पे जो आपको स्टेज लेना चाहिए था वो आपने पहले ले लिया, अपने पैसा सब ब्लॉक कर दिया प्रॉपर्टी में। तो वहाँ से ये सीखने को मिला कि प्रॉपर्टी में पैसा नहीं नेक्स्ट टाइम से इन्वेस्ट करना है, धंधे में घुमाना है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस जो एक्सपीरियंस से ही मिल सकता है। तो इसमें बहुत सारी बार लॉसेस भी हो सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकते हैं, लेकिन करते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जहाँ पे रुक गए वहाँ पे खत्म हो गया। पानी जो चलते रहता है वो कभी सड़ता नहीं है, लेकिन जो ठहर गया वो फिनिश हो जाता है। तुम्हाला असा कधी अनुभव आला की एखादा डिसिजन तुमचा चुकला आणि त्याच्यामुळे पश्चाताप करण्याची वेळ आली? हो, मग आता मी जसं शेअर केलं, हैदराबादचा डिसिजन चुकला होता. वी ॲक्सेप्टेड ग्रेसफुली. कारण ते 3 करोड जर तुटला गेला असता तर कदाचित पुढे आम्हाला 90 करोड कमवायची जी संधी आहे ती चुकली असती. सो काही काही डिसिजन चुकतात. यू ग्रेसफुली ॲक्सेप्ट इट, त्याच्यातनं बाहेर या. तोच विचार करत राहिलात तर मग तुम्ही आणखीन ते चिखलात रुतत जाल. त्यापेक्षा त्यातनं बाहेर या. टेक इट की बाबा आहे, हा लॉस आहे, बुक करा बुक्समध्ये, मूव्ह अहेड आणि विचार करा ह्याच्यातनं तुम्ही काय शिकलात आणि ती चूक परत करू नका. आज माझ्याकडे 9 ब्रांचेस आहेत. प्रत्येक ब्रांचमध्ये आता आम्ही फक्त फायनान्शियल्स बघत नाही, तर ॲक्च्युअल जाऊन तिथे व्यवस्थित वेंडर्सना भेटणं, कस्टमर्सना भेटणं, व्यवस्थित प्रत्येक मोठं डील असेल तर स्वतःहून डील घेण्याआधीच जाऊन कस्टमरना भेटणं, या गोष्टी आम्ही त्याच्यामुळे शिकलो. की बऱ्याच टुरिंग वाढलं त्याच्यामुळे, पण फाईन, बऱ्याचशा गोष्टी शिकायला मिळतात आणि ह्या चुकाच तुम्हाला जास्त शिकवतात रादर दॅन ज्या गोष्टी तुम्ही बरोबर करता त्यातनं शिकायला फार कमी मिळतं. चुकातनं जास्त शिकतात. तर त्याच्यामध्ये एक बोलणं, गलती करो, गलतियां करो, लेकिन एक ही गलती बार बार मत करो, दैट्स ऑल. गुड गुड. ये थोड़ी देर पहले आपने एक बताया कि पैसा पर्सनल रीजन के लिए नहीं लेने का या जी, प्रॉपर्टी में नहीं जी, इन्वेस्ट करने जी, का पर्सनल जी, रीजन के लिए, जी और वापस बिजनेस में डालने का. जी. तो इसके बारे में थोड़ा बताइए ना. कई बार ऐसा लगता है यार पैसा आ गई, थोड़ा एक्सेस आ गया, घर पे लेके जाते. कई बार ऐसा लगता है यार वापस बिजनेस में डालेंगे और नुकसान हुआ तो. सर वो कौन करवाता है? घर वाले करवाते हैं. कि पैसा एक्स्ट्रा हुआ, बोला दागिना बना लो, गोल्ड ले लो, बीवी पीछे पड़ जाती है, बोला गोल्ड ले लो, डायमंड ले लो. ज़्यादा पैसा हो गया, साइड पे पड़ा है, तो मम्मी बोलेगी अच्छे फ्लैट ले लेते हैं, बड़ा फ्लैट लेते हैं. तो ये बिजनेसमैन नहीं सोचता है, ये बाकी लोग उसको सोचवाते हैं. डिसीजन बाकी लोग एडवाइज करते हैं और ऑटोमेटिकली फिर वो हो जाता है. तो ये वो टाइम पे अपने को डिसीजन लेना है कि ये पैसा यहाँ से धंधे से बाहर नहीं जाएगा. ठीक है, एक परसेंटेज समझ में आता है कि एक लाइफस्टाइल जीने के लिए चाहिए, लेकिन वो कितना लेके जाना है ये अपने को डिसाइड करना है कि बिजनेस मतलब प्रायोरिटी क्या है, गोल क्या है, जी, फोकस क्या है, वो डिसाइड होना जी चाहिए जी. कि अपने को कंपनी बड़ा करना है कि खुद को बड़ा खुद को करना बड़ा है. करना है, क्योंकि खुद कंपनी बड़ा हो जाएगा तो हम ऑटोमेटिकली बड़े हो जाएंगे. परफेक्ट. तो आज अगर मैं ये स्टेज पे हूँ और मैं बोलूँगा मैं मर्सिडीज का खर्चा नहीं करूँगा, तो वैसा भी नहीं है. मैं स्विफ्ट में घूमूंगा तो वो नहीं है. तो क्योंकि आज आप जहाँ पे रहते हो, मुझे लगता है कि बिजनेसमैन को अपने आप को भी इम्प्रूव करना चाहिए. जैसे अपनी आदत ही अगर 10 रुपए वाली है तो हम लोग 100 रुपये नहीं कमा सकते. हैबिट्स है, आदत है, वो चेंज करनी पड़ेगी. पहले ठीक है, हम लोग 2 रुपये का पेन वापरते थे. जब भी आपके पास पैसा है तो मॉन ब्लैक रखो, उससे जो मोटिवेशन लेवल मिलता है वो अलग ही होता है. पैसा आया, गाड़ी लो अच्छी, ये सब बिजनेस के लिए है, इंप्रेशन के लिए है, जो करना ज़रूरी है आज की तारीख में. वो करते रहना चाहिए कंटिन्यूस. लेकिन ये जो वापस मुद्दा था कि आप पर्सनल रीजंस के लिए जी. कुछ पैसे निकालते हो, आप प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करते हो, तो ये खर्चा आप कंपनी में डालते हो? नहीं, मेरा प्राइवेट लिमिटेड है और Okay. सब घर के ही है मेंबर्स, जो डायरेक्टर है. हाँ,
पैसे की ज़रूरत कभी लगती है कि जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ से कुछ फ़ायदा होने वाला है। कि आज मैं एक्स गाड़ी था मेरे पास, मैंने ये गाड़ी लिया, तो मुझे इससे बड़ा क्लाइंट मिलेगा, बड़ा ऑफिसर पे इम्प्रेशन जमेगा, 2 काम ज़्यादा मिलेगा, तभी वो इन्वेस्ट करता हूँ, न कि वेस्ट करने के लिए। नहीं आप खुद के लिए बड़ा फ्लैट लेते हो, वो तो इंप्रेशन के लिए नहीं हाँ, होता। लेकिन अभी रिक्वायरमेंट आपका 3 BHK का है, तो 10 BHK लेके क्या करोगे? नहीं तो वेस्ट ऑफ मनी हो गया। कंपनी को रिक्वायरमेंट है पैसा आप और कैपिटल डालो जी। और यहाँ आप खुद के लिए बड़ा फ्लैट ले रहे हो, क्या क्या आप चूज करोगे? मैं आई थिंक सो बिजनेस में पैसा डालूंगा, क्योंकि अगर मेरा धंधा बढ़ेगा तो मेरे पास 10 BHK नहीं 20 BHK का ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन मैं 20 BHK का या 10 BHK का फ्लैट ले लूंगा तो धंधा तो बढ़ेगा नहीं, वो तो लायबिलिटी पाल लिया मैंने। तो ये एक लिमिटेशन ठीक है लाइफस्टाइल जीने के लिए। म्हणजे आत्ताच रिसेंटली 2 वर्षापूर्वी आम्ही 15 पार्टनर्स ऑफ अक्रॉस द कंट्री, म्हणजे फक्त मुंबईतले नाही, मुंबई, दिल्ली, बँगलोर, चेन्नई या सगळ्या कंट्रीजमधले पार्टनर्स आम्ही 15 जण एकत्र येऊन क्लाउड बेस्ड प्लॅटफॉर्म आम्ही तयार केला. कारण फ्युचर बिझनेस जो आहे आय टीमधला हा क्लाउड ओरिएंटेड असणार आहे. सगळे जे SMB कस्टमर्स आहेत, पण त्याच्यासाठी खूप इन्व्हेस्टमेंट लागते किंवा ती कॅपिटल इंटेन्सिव्ह बिझनेस आहे. तो तुम्हाला कोट्यांनी रुपये टाकावे लागतात तरच तो तुम्ही धंदा करू शकाल. आता आमची एकट्याची प्रोबॅबली ती ही नाही आहे, कॅपॅसिटी नाही आहे. मग कसं करणार तो? तर कोलॅबरेटिव्ह अप्रोच, आणि तो कोलॅबरेटिव्ह अप्रोच तुम्ही जर आपल्या कॉम्पिटिशन बरोबर केला तर आपोआपच ती कॉम्पिटिशन तुम्हाला जाणवत नाही. बट इट इज ऑलवेज हेल्दी टू वर्क विथ देम ॲज अ फ्रेंड. एक छोटीशी क्लिप मी दाखवू इच्छितो जर सगळ्यांची. ओके, कॅन यू जस्ट रन दॅट? आणि खूप इंटरेस्टिंग आहे. आज सकाळी मी ती व्हॉट्सअपवरती पण बघितली. जी लोक माझे मित्र आहेत मला सांगितलं की तुम्ही विचारचा हे करा, खूप चांगला माणूस आणि पॉलिटिकल race. Once upon a time, a turtle and a rabbit had an argument about who was faster. They decided to settle the argument with a race. The turtle and the rabbit both agreed on a route and started off the race. The rabbit shot ahead and ran briskly for some time. Then, seeing he was far ahead of the turtle, he thought he'd sit under a tree for some time and relax before continuing the race. He sat under the tree and soon fell asleep. The turtle, plodding on, overtook him and soon finished the race. Emerging as the undisputed champ, the rabbit woke up and realized that he'd lost the race. The moral of the story is that slow and steady wins the race. This is the version of the story that we've all grown up with. But our version of the story continues. The rabbit was disappointed at losing the race, and he did some thinking. He realized that he'd lost the race only because he had been overconfident, careless, and lax. If he had not taken things for granted, there's no way the turtle could have beaten him. So, he challenged the turtle to another race. The turtle agreed. This time, the rabbit went all out and ran without stopping from start to finish. He won by several miles. The moral of the story? Fast and consistent will always beat the slow and steady. It's good to be slow and steady, but it's better to be fast and reliable. But the story doesn't end here. The turtle did some thinking this time and realized that there's no way he can beat the rabbit in a race the way it was currently formatted. He thought for a while and then challenged the rabbit to another race, but on a slightly different route. The rabbit agreed. The turtle and rabbit started off. In keeping with his self-made commitment to be consistently fast, the rabbit took off and ran at top speed until he came to a broad river. The finishing line was a couple of kilometers on the other side of the river.
The rabbit sat there, wondering what to do. In the meantime, the turtle trundled along, got into the river, swam to the opposite bank, continued walking, and finished the race. The moral of the story? First, identify your core competency, and then change the playing field to suit your core competency. The story still hasn't ended. The turtle and rabbit by this time had become pretty good friends, and they did some thinking together. Both realized that the last race could have been run much better. So, the turtle and rabbit decided to do the last race again, but to run as a team this time. They started off, and this time the rabbit carried the turtle till the riverbank. There, the turtle took over and swam across with the rabbit on his back. On the opposite bank, the rabbit again carried the turtle, and they reached the finishing line together. Both the turtle and rabbit felt a greater sense of satisfaction than they'd felt earlier. The moral of the story? It's good to be individually brilliant and to have strong core competencies. But unless you're able to work in a team and harness each other's core competencies, you'll always perform below par, because there will always be situations at which you'll do poorly and someone else does well. Teamwork is mainly about situational leadership, letting the person with the relevant core competency for a situation take leadership. And that is the end of the story. It's healthy, good to have, learn from it, but develop your core competency yourself, build the ecosystem around it, and you can beat the competition. ऍक्च्युली आम्ही सॅटर्डे क्लब मध्ये पण हेच करतो, एकमेका सहाय्य करू अवघेऊ श्रीमंत. Fantastic. इट गोज ऍक्च्युअली विथ दॅट. यामध्ये थोडं डिफरंट पण आहे की तुम्ही कॉमन काम करणार तो तुम्हाला कधी यश भेटणार नाही, त्यामध्ये कॉम्पिटिशनच राहणार आहे. आप बाकी लोग से अलग कैसे हो सकते हो अपने काम में, अगर वो करोगे तो शायद आपको ग्रोथ होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है. तो क्लाइंट के बाद आप जाओगे, 10 ट्रेनर और जाते हैं, आप भी जा रहे हो, तो क्लाइंट आपको बार्गेन करेगा, या वो 10 रुपए में कर रहे हैं आप 8 रुपए में करो. तो आप बाकी लोग से हटके कैसे काम कर सकते हो यूनिक एबिलिटी पे, वो ग्रोथ कर सकता है, कंपटीशन में आगे ला सकता है. अदरवाइज कंपटीशन में भाग के कोई फायदा नहीं है. आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? जैसे इसके लिए एक शायरी बोलूंगा, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे को खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. तो अपने आप को इतना बड़ा कर लो, इतना कंपटीशन में आगे लेके जाओ कि किसी की जरूरत ही नहीं पड़े कि कंपटीशन में अपने साथ आए. जैसे हमारे लाइन में एडवर्टाइजिंग में, सेंट्रल लाइन में जब भी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तभी मेरे पास एक भी होर्डिंग लगा करने का जगह नहीं था, मेरे कॉम्पिटिटर के सबके थे. आज सेंट्रल में आप देखो तो कोई है ही नहीं, तो मैंने कॉम्पिटिशन ही खत्म कर दिया. अपने आप को इतना बड़ा कर लिया एडवर्टाइजिंग फील्ड में कि कोई है ही नहीं अभी, और कोई कर भी नहीं पाएगा अभी, और जो भी आएगा उसके पहले ही मैं कवर कर लेता हूँ. तो कंपटीशन खत्म करने के लिए एग्जैक्टली आपने क्या किया? जैसे जब भी मैं बिजनेस में आया तभी देखा मैंने कि मुलुंड स्टेशन पे सबके एक एक दो दो होर्डिंग्स थे. तो मैंने रेलवे को सजेशन दिया कि क्यों नहीं एक स्टेशन पूरा एक ही आदमी को देते हो. तो दो दो होर्डिंग्स वाले गायब हो गए, तो 4 ही बचे उसमें थे. पहले 10 जन थे, अभी खाली 4 ही बचे. फिर मैंने ये बोला कि 3-3 स्टेशन एक साथ करो, तो 4 में से 2 ही रह गए. गॉट इट. तो कंपटीशन धीरे धीरे खत्म होते गया, और आज आप देखेंगे सेंट्रल में तो 60% इज माय मार्केट, मतलब मेरा 16% मेरा बिजनेस है सेंट्रल. 60 100 में से. तो बाकी लोग है कितना, 5%, 2%, 3%. और मैंने अभी गवर्नमेंट को ये प्रपोजल दिया है कि पूरा सेंट्रल एक आदमी को दे दो, तो टेंशन ही नहीं ना कंपटीशन का, मोनोपोली बिजनेस. तो अपने आप को मार्केट में कैसे ट्विस्ट करना है वो अपने हाथ में है, वो और कोई नहीं सिखाएगा, ये अपने को बनाना है. बाकी ट्रेनर में और अपने ट्रेनिंग में फर्क क्या है वो जब भी मालूम पड़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली बिजनेस ग्रोथ होने वाला है. आदमी डबल पैसा देके बुलाएगा, नहीं कि बार्गेनिंग करेगा. ये थोड़ा हमको ये वॉल्यूम कितना है जरा थोड़ा हमको आइडिया दो ना, मतलब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने होर्डिंग लगते हैं और ऐसे कितने हैं, तो हमको आइडिया आएगा थोड़ा. आज सेंट्रल सबब में मेरे पास है छोटे मोटे होर्डिंग्स पकड़ के 1200 1200 ओनली इन रेलवेज.
railways and station and outside the station and private and highway and all that. और 40% मतलब रेलवे का आज का जो बिजनेस है उसमें से 60% बिजनेस इज माइन, मेरा जा रहा है. तो मैं रूल कर सकता हूँ इंडस्ट्री कि मुझे क्या करना है. जैसे सर ने बताया कि नोकिया और सैमसंग, नोकिया पहले सब वापरते थे, आज सैमसंग सब वापर रहे. क्यों? कि सैमसंग हर टाइम नया कुछ लेके आ रहा है. एंड्रॉइड लेके आया, टच स्क्रीन लेके आया, नोट 1 नोट 2, वो कंटिन्यूसली आपको बोलते जा रहा है कि आप ये फोन वापर रहे हो, आप अच्छे आदमी नहीं हो, आप एजुकेटेड नहीं हो, आप ये वापरो. तो एक कंटिन्यूसली नया मॉडल लाके आपको दिमाग में बिठा रहा है कि आप अगर बड़े बिजनेसमैन है तो आपको ये फोन वापरना चाहिए. तो ये नॉलेज करते रहना चाहिए. तो उसके लिए वो धंधा बढ़ा रहा है. नोकिया नहीं कर पाया. नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कंपटीशन किल करने के लिए पैसा होना जरूरी है. आप अभी बोल रहे हो कि कंपटीशन किल करने के लिए इनोवेशन होना जरूरी है. आइडिया और इनोवेशन, आइडिया और इनोवेशन इनोवेशन की जरूरत है. आप ऐसा क्या इनोवेशन करते हैं? जैसे होर्डिंग्स में पहले छोटे छोटे होर्डिंग्स होते थे, हम लोग सब बड़े बड़े होर्डिंग्स लेके आए. जो पहले हम लोग 10-10 हज़ार में बेचते थे, अभी मैं 5 लाख में बेचता हूँ, 10 लाख में बेचता हूँ. मेरा वॉल्यूम बढ़ गया, धंधा बढ़ गया. क्लाइंट को पहले एक ही चॉइस था, मेरे पास अभी 100 चॉइस है. तो क्लाइंट एक बार दुकान में आया तो वापस नहीं जाना चाहिए. खरीदी तो उसके करके पास जाएगा. हाँ वॉलमार्ट है. वॉलमार्ट वर्ल्ड का नंबर 1 सुपरमार्केट है. वहाँ पे एक चीज अगर क्लाइंट जाता है, अगर उसको नहीं मिलता है, वॉलमार्ट सेकेंड डे उसको ऑर्डर देता है. सेकेंड, वॉलमार्ट क्लाइंट सर्विस में बेस्ट है. उनके वहां से अगर कोई चीज नहीं खरीदी गई है, अगर क्लाइंट वापस जाके बोलता है कि ये आपके यहाँ से खरीदी गई है और ये चेंज करके दो, वो करके देता है. तो दिस इज क्लाइंट सर्विस. तो आपको दो सब जगह से काम करना है. खाली कंपटीशन किल नहीं करना है, सर्विस भी देना है. आपको मोनोपोली भी करना है, सर्विस भी देना है. आपको पैसा भी बनाना है, सर्विस भी देना है ना. Fantastic. जस्ट लाइक दैट. जी छोटे छोटे प्लेयर जो है जी वो अभी बाहर हो गए सब. जी लेकिन इसके साथ में कभी कभी बिजनेस में ऐसे भी होता है कि बड़ी मछली जो है वो छोटी मछली को खाती है. Right. बोलते हैं उसे. Fact है. तो ऐसा कभी थ्रेट आपको नहीं महसूस होगा कि कोई और बड़ा प्लेयर आएगा जो पूरा आपका बिजनेस जो है उसको स्विप करेगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारी उसके लिए आप इंडस्ट्री क्या करते में हो? हाँ मेरी इंडस्ट्री में रिलायंस भी आके गया है. तो मैं ये बोलता हूँ कंपटीशन वो काम में करेगा, इसमें किधर करेगा, दिमाग में और गट्स में किधर करने जाएगा. आज रिलायंस आके गया, लॉस करके गया. मिड डे आके गया, लॉस करके गया हमारी इंडस्ट्री में. तो कंपटीशन से डरने की जरूरत नहीं है, कॉम्पिटिटर से डरने की जरूरत नहीं है. उसको भगाना कैसे है, वहां से रास्ता कैसे निकालना है, ये सोचने की जरूरत है कि उससे हट के हम कैसे काम करें, या ऐसा काम करें कि वो कर ही नहीं पाए. जस्ट लाइक दैट. नहीं, मतलब इनका कहना ऐसा है कि समझो आपने जो बाकी लोगों के साथ किया, या जैसा अजय जी ने बोला कि हमने क्या किया, कोलैबोरेशन किया 2-4 लोगों ने, वैसा रिलायंस आके आपको बोलता है हमारे साथ मर्ज हो जाओ. सी यहाँ पे रिलायंस आएगा तो मैं मर्ज होऊंगा, क्यों नहीं. अगर मेरे को 100 करोड़ का 500 करोड़ देगी तो मैं मर्ज होऊंगा. क्या मेरा भी तो वॉल्यूम बढ़ रहा है. क्या बात है. मुझे मर्ज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बिजनेस बनना चाहिए, दैट्स ऑल. तो उसमें वो गुज्जू एड्स करके जो आइडेंटिटी है वो निकल जाएगी. रिलायंस एड आ जाए. सी धंधा बढ़ना चाहिए, नाम से क्या लेना देना है. क्या बात है, क्या बात है. सी यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे टिपिकल एंटरप्रेन्योर का एक टच होता है कि मेरा नाम चला जाएगा. बस जो फीलिंग्स है ना, वो बहुत उसको अटैच निकाल. रहता नहीं, है. पहले मैं भी था, लेकिन मैंने ये ट्रेनिंग से सीखा है कि वो हार्ड फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट. बिजनेस करते रहना चाहिए, दैट्स ऑल. सी एंड ऑफ द डे ये एक नशा है, जिसको ये नशा जमेगा वही कर सकता है, दैट्स ऑल. भाष भाई, एक पूछना है कि आपने अभी होर्डिंग्स पे कैमरा लगाना शुरू किया जी. तो वो थॉट कैसे है और उसका बेनिफिट क्या हो रहा है? मैंने जब भी इंडस्ट्री थी, हमारी इंडस्ट्री कभी ग्रूमिंग नहीं हुई है, वही होर्डिंग्स वही. तो मैंने सोचा कि इसको इनोवेशन कैसे करते हैं. तो मैंने एक होर्डिंग्स पे 360 डिग्री मूविंग कैमरा फिट किया. तो क्लाइंट वर्ल्ड के कोई भी कॉर्नर से होर्डिंग भी देख सकता है अपना डिजाइन, और वहीं से कंप्यूटर से कैमरा घुमा के लाइव ट्रैफिक भी देख सकता है. दिस इज इनोवेशन. दिस इज फर्स्ट टाइम इन इंडिया. आई थिंक तो इंडिया ने आउट ऑफ इंडिया में भी है. तो मैंने वो पेटेंट रजिस्ट्रेशन कर लिया. तो अभी हम लोग ने ट्रायल बेसिस पे वो किया है पवई में. और वेबसाइट, तो मैंने वेबसाइट ऐसे बनाया है कि फ्यूचर मुझे मार्केटिंग वाले की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. क्या बात. तो मैंने वेबसाइट ऐसे बनाया है कि होर्डिंग का लिस्ट है, उसको क्लिक किया तो गूगल पे चला जाएगा,
गूगल को क्लिक किया तो 360 डिग्री मूविंग फोटोग्राफ में जो नया टेक्नोलॉजी है, फोटोग्राफ 360 डिग्री मूविंग में बना सकते हैं। ये किसी को मालूम नहीं है टेक्नोलॉजी, वो यूज़ किया मैंने। उसको क्लिक करेंगे तो यूट्यूब में कनेक्ट हो जाएगा, तो एक मॉडल वो होर्डिंग का पूरा डिस्क्रिप्शन दे देगी। तो अगर मुझे मॉडल दे देती है वन टाइम पे करके, तो मुझे हर टाइम सैलरी क्यों पे करना है? और टेक्नोलॉजी वाइज ऑफिस में बैठ के काम करो, क्लाइंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे ऑफिस में अभी हम होम थिएटर भी बना रहे हैं कि क्लाइंट को अभी होर्डिंग्स देखना है तो साइट पे जाना पड़ता है, विजिट करना पड़ता है। हम लोग होम थिएटर पे वहीं पे लाइव विजिट करवा देंगे, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लाइंट को जितना हो सके उतना इजी वे दो, तो क्लाइंट आपके पास आएगा। भले वो आप 2 रुपये ज़्यादा लो तो भी देगा। इजी वे देना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। ये मार्केट कितना बड़ा है? इसका मार्केट पोटेंशियल काफी बड़ा है होर्डिंग्स। 1500-1600 करोड़ का मार्केट है ये आउटडोर एडवर्टाइजिंग। 1500 करोड़ का मार्केट है। जिसमें से बॉम्बे 600 करोड़ करता है। तो हमारा बाकी इंडस्ट्री से ये इंडस्ट्री में प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मोनोपोली बिजनेस है। लोकेशन एक बार ले लिया आपने तो लोकेशन दूसरे को नहीं मिलेगा, तो वो मेन खेल है, लोकेशन क्रिएट करना, कैप्चर करना। एक बार लोकेशन कैप्चर हो गया तो ऑटोमेटिकली बिजनेस आना है। क्या बात है। That- या प्लीज। Excuse me. So I have one question to you. बोलिए। The business relevancy with the ethics in the business. As you say that you will kill the small competitors 2%, 3%. What importance, how much ethics you give when you do the business? सी एथिक्स अलग चीज़ है और बिजनेस करना अलग चीज़ है। एथिक्स मतलब क्या कि मैं किसी को चीटिंग करके ले रहा हूँ, मैं तो कंपटीशन कर रहा हूँ यार, आप भी करो, मैं कहाँ ना बोल रहा हूँ। अगर स्मॉल प्लेयर चला जा रहा है तो उसको भी आना चाहिए, किसी को पार्टनर को लेके कंपटीशन में आना चाहिए। Because nowadays, you know, if you see, the SSI units are being killed by the all big giants. You know, in that all small scale industries, they are slowly getting write off from the business. See, So it is not an ethical responsibility of a big business players to protect the SSI units also, because there is one act is passed, Small and Medium Scale Industries Act, where the protection is given to small industries dues. So I feel that when you do the business, you earn the profit, you progress yourself, do everything for yourself. Sir, But यहाँ at the पे- same time, Yep. you should also try to protect the small players in the field. That is my personal. स्मॉल प्लेयर, जैसे मैंने बोला कि रिलायंस अगर आएगा तो मैं सरेंडर होने को तैयार हूँ। स्मॉल प्लेयर आके सरेंडर हो, हम काम करने के लिए तैयार है साथ में, लेकिन जब भी काम करने को तैयार नहीं है तो अभी धंधा तो करना है। अगर फीलिंग्स लेके बैठेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर उनको ग्रोथ करना है तो आके अटैच हुए ना हम कंपनी के साथ, कि ठीक है चलो साथ में ग्रो करते हैं। Yeah. Even now this government has passed Companies Act bill where they have made it compulsory for all